जिसका नाम है, पहले यही बता दो मेरे को, वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम क्या होता है? पक्का? बालक जो होता है वो अपने माता पिता से क्या ग्रहण करता है? जीन ग्रहण करता है क्या? जिसे आप क्या कहते हो, गुणसूत्र भी कह सकते हैं। और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। वही क्या कहलाएगा? आपका आनुवंशिकता कहलाएगी, वही वंशानुक्रम कहलाएगा। यही होता है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है बताओ? जीन्स, पहली बात तो ध्यान रखना, जो जीन्स होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। वो एक पीढ़ी में ना सही तो दूसरी पीढ़ी में, दूसरी में ना सही तो तीसरी पीढ़ी में अपना लक्षण दिखाते ही दिखाते हैं। इसीलिए हम जब किसी के घर में रिश्ता करते हैं या संबंध बनाते हैं नए, तो फिर क्या देखते हैं? 2-3 पीढ़ियां उनकी चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साइंस कहती है करनी चाहिए कि इनके परिवार में कोई नशा करता है, ऐसा देखा जाता है ना। कहते जी लड़का तो नहीं पीता, लड़की के पिता पीते हैं। कोई बात नहीं, पिता के बाद में भी तो क्या थे? पिता थे, वो भी पीते थे क्या? ये चेक करो। आगे ये सिद्धांत कहेंगे, मैं नहीं कह रहा। फिर उसके पीछे दादा, परदादा, परदादा पीते थे क्या? या इनके परिवार में किसी कोई अपराधी प्रवृत्ति का है क्या? क्या है? अपराधी प्रवृत्ति का। मान ले अब तो नहीं है वो, परंतु उनके दादा जो थे वो खूंखार आतंकवादी थे, तो वो हो सकता है वो जीन कहीं ना कहीं क्या होंगे? प्रभावित होंगे। क्योंकि आतंकवादी कोई शौक से नहीं बनता। क्या होते हैं? मानसिक तनाव। हो सकता है वो मानसिक बीमारी आगे पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में चली जाए और वो भी क्या हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जीन कभी भी समाप्त नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं? क्रोमोजोम्स बोलते हैं क्या इनको? है क्रोमोजोम्स होता है कि सोम्स होता है? सोम्स? पक्का? क्रोमोसोम्स होते हैं क्या? तो एक बालक जो होता है, मान लीजिए हमने ये शिशु ले लिया, इसमें कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के? 23 होते हैं क्या? 23 जोड़े कह दो, या फिर 46 गुणसूत्र कह दे, जीन्स कह दे। ये लो। तो क्या ये एक आदमी से मिल जाते हैं? तो माता और पिता दोनों के इनमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। यही तो बात है। तो सबसे पहले, वैसे तो आप सभी समझदार हो, आपको आता है, मुझे कहाँ समझाने की आवश्यकता है। जैसे ये पुरुष है और ये महिला है, कहते हैं इन 46 गुणसूत्रों में से 44 कह दो, या इनमें से कह दो 22, ये तो क्या होते हैं? समान ही होते हैं। क्या होते हैं? समान। जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स बोलते हैं क्या? ये समान होते हैं। परंतु 23वां जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम्स का होता है। ठीक है, अर्थात क्या करता है? वो लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। और वो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? पुरुष उत्तरदायी है या महिला उत्तरदायी है? परंतु हमारे समाज में किसे उत्तरदायी माना गया है? महिला को माना गया। अगर किसी महिला के बालक नहीं हो रहा, बालिकाएं बालिकाएं हो रही हैं, तो घर वाले कहते हैं तू खानदान को एक बेटी बेटा नहीं दे सकी, तेरे में कमी है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। होता है ना ऐसा? फिर क्या कहते हैं? इसको दवाई दिला के लाओ और झाड़े लगवाओ, और वो बाबा जी फलाना बाबा जी सेब देता है और उससे लड़का हो जाता है, ये वो 100 प्रकार के लफड़े करते हैं। जिम्मेवार कौन है? नारी, क्योंकि नारी चुप रहती है। और कुछ अज्ञानता है, कुछ अनपढ़ समाज है, उस वजह से पहचान नहीं पाते। तो फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं। ठीक है, बाद में मम्मी के सामने ला के रख देते हैं, मम्मी के जाने अल्ट्रासाउंड क्यों है। वो तो कहती है मैं तो सिर्फ पोता चाहिए। कहाँ से दे पोता? तू तेरे वाली टूम का अल्ट्रासाउंड करवा के ला। कहाँ इसका अल्ट्रासाउंड करवा रही है तू? बेटी का, बेटे का करवा, उसमें है कमी। और उत्तरदायी कौन है? पुरुष है।
लड़का या लड़की होने के पीछे उत्तरदायी कौन है? पुरुष है, क्योंकि महिला तो क्या है? बालिका ही उत्पन्न कर सकती है। कैसे? देखते हैं। पुरुष जो होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो कौन सा होता है? एक्स और वाई। और महिला में क्या होते हैं? यानी इसका तो पूरा काम ही डिलीट मार रखा है, देखो 2 क्रॉस लगे हुए हैं। ये कहते हैं मेरे को कुछ नहीं लेना, ये कहता है मेरे को लेना है, यस मैं करूंगा कुछ ना कुछ। वाई से क्या याद रखना है? यस। अब कहते हैं कि जब महिला और पुरुष इंटरक्रॉस वगैरह या संभोग विधि से जब करते हैं तो अगर एक्स और एक्स इधर आ गए तो कन्फर्म क्या होगी? बालिका होगी। इधर से वाई आ गया और इधर से एक्स आ गया तो क्या बना? एक्स वाई। फिर क्या होगा? बालक, लड़का होगा। तो जिम्मेवारी किसकी है? देखो ये तो दोनों बारी क्या दे रही है? एक्स एक्स ही दे रही है। ये क्या दे रहा है? ये चेंज कर रहा है किसको? अपने जीन्स को। तो यहां से ही क्या होता है? बालक और बालिका, ये अपन पढ़ते हैं। अब क्या होता है? इनमें विसंगतियां आ जाती हैं। विसंगतियों का अर्थ है कई बार क्या होता है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है इसमें से जोड़ा सही नहीं बैठता। डाउन सिंड्रोम बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब देखने में नाम लिख रहा होगा डाउन सिंड्रोम, यानी एक सिंड्रोम डाउन आ गया, नहीं। डाउन नाम का तो विद्वान था जिसने इसकी खोज की थी। एक फालतू होता है उसमें, उसमें 46 की जगह कितने होते हैं? 47 होते हैं। एक होता है टर्न सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? डाउन होता है, उसमें 46 में से एक माइनस होता है, 45 होता है। ये क्या है? सब इन वजह से क्या होता है? शरीर में परिवर्तन होता है। कई बार ये ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, कई बार ट्रांसफर ही नहीं होता, कई बार ट्रांसफर 0 हो जाता है, एक्स 0 आता है। तो फिर क्या होता है? कई कई लड़कों को तुमने देखा होगा लड़कियों की तरह व्यवहार करते हैं, वो लड़कियों की तरह चलते हैं, कमर हिला ला के चलते हैं, होता है ना। वो अपरजाई होते हैं। अपरजाई का मतलब वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। ये हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से सिंड्रोम कहाँ काम आते हैं। कई महिलाओं को आपने देखा होगा वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, बांझ होती हैं। तो उनमें किस वजह से ऐसा आ जाता है? ये सब विकास की के अंतर्गत आता है। और कौन से में? वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। वहां जीन अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो ये सब चीजें अपने इसके अंदर अध्ययन करेंगे और इनको अच्छी तरह से नोट करेंगे ताकि भविष्य में ये प्रश्न गलत न हो। पहले शुरू वाला तो आपको ज्ञान देने के लिए था, और जो मैं डाउन सिंड्रोम और ये कर रहा हूं ना, यहां से प्रश्न पूछता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा माइंड ये कहता है डाउन का अर्थ तो नीचे होता है, तो नीचे होता है तो मतलब एक एक सिंड्रोम क्या आएगा? नीचे आएगा। परंतु होता क्या है? ऊपर। टर्न सिंड्रोम जो होता है वो टर्न नाम के विद्वान ने दिया था। डाउन सिंड्रोम डाउन नाम के विद्वान ने बताया था। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कई सिंड्रोम ऐसे होते हैं जिनमें नशा करने की आदत होती है, हमारे शरीर में चले जाते हैं, होता है ना। तो फिर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो चलिए लिखेंगे, नया टॉपिक लगाइएगा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, हाँ जी। भाई किसको कह रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि घणो स्याणो लाग रहा है। तो भाई घणो स्याणो हूं मैं, अगर मन्ने कह देतो, और कि नहीं कहे तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही ऐसा रखा रहा है, एडवाइज। तो मैं सलाह देने के लिए आया हूँ इस दुनिया में। लिखें आप। बालक अपने माता पिता, बालक अपने माता पिता बालक अपने माता पिता पूर्वजों, बालक अपने माता पिता पूर्वजों से जो शारीरिक, जो शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक रूपों से, मानसिक रूपों से गुणों को प्राप्त करता है, गुणों को प्राप्त करता है,
उसे वंशानुक्रम, उसे वंशानुक्रम या पैतृकता या पैतृकता, सॉरी मैंने मात्रा गलत लगा दी, पैतृकता कहा जाता है, कहा जाता है। नई लाइन से लिखेगा, जब हमारे पैतृक गुण, अर्थात क्या लिख सकते हैं इसे हमें, पहनने वाली जींस नहीं है ये, शरीर वाली है, ठीक है। पैतृक गुण हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं यानी ट्रांसफर होते हैं, उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। हमारे शरीर में, ये मेरे क्रोमोसोम्स याद क्यों आ रहा है, सोम्स होता है क्या, सोम्स होता है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये प्रत्येक केंद्रिका, ये प्रत्येक केंद्रिका, प्रत्येक केंद्रिका के केंद्रक में, केंद्रक में कितने होते हैं, 23 जोड़ा, या हम क्या कह देंगे 46, 46 होते हैं। 46 होते हैं, लिख लिया। इनमें से, इनमें से 23 क्रोमोसोम्स माता से तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता से बालक ग्रहण करता है, बालक ग्रहण करता है। क्रोमोसोम्स का 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा क्या कहलाता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। यही जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। यही जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे, माता व पिता में, माता पिता में, माता पिता में 22 जोड़ों का आकार, 22 जोड़ों का आकार एक समान होता है, एक समान होता है, जिसे ऑटो क्रोमोसोम्स कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है,
अब लिखो नई लाइन से, हमारे शरीर में दो प्रकार के हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्स और वाई। ये डायग्राम से बना लो, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। डायग्राम से बना लोगे? यहां लिख लो, पुरुष लिख लो, पुरुष को गोल कर लेना, ठीक है। इधर लिख देते हैं स्त्री, और इसको चोर्स कर लेना। रीजनिंग में तो ऐसे पढ़ता हूं, आप कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, ऐसे, ठीक है। पुरुष के अंदर क्या होते हैं? एक्स और वाई। महिला में क्या होते हैं? एक्स और एक्स। यही तो है। इधर से एक्स आया, इधर से एक्स आया, ऐसे बना लेना, ठीक है। एक्स एक्स, तो क्या उत्पन्न होगा? बालिका। ओके। फिर इधर वाला वाई ले लो, और इधर वाला क्या ले लो? एक्स। और इधर से क्या हो जाएगा? एक्स, और फिर क्या आ जाएगा? वाई। यही तो है। क्या बन जाएगा? बालक। तो डायग्राम से ज्यादा बेटर याद रहेगा लिखने की बजाय, ठीक है। अब लिखो जहां से प्रश्न आने हैं, ये तो एक सामान्य ज्ञान था जो आपको याद होना चाहिए इतना। लिखें क्रोमोसोम्स की विसंगतियां। क्रोमोसोम्स की विसंगतियां। विसंगतियां। तो सबसे पहले जो पेपर में आते हैं वही लिखेंगे, उसके बाद में जो नकली से हैं वो लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, या इसे एक नाम और दिया गया है, ट्राइसोमी 21। ये गुरुजी कोई मिसाइल मिसूल चला हुआ आगे? मिग बीर मिग 21, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? ट्राइसोमी 21। खोज लिखेंगे, इसकी खोज किसने की थी? जॉन लैगडॉन डाउन। इसकी खोज करने वाले विद्वान कौन है? जॉन लैगडॉन डाउन, 1885। 1885। अब देखो यहां क्या लिख दिया? 21। इसमें क्या होता है? 21वां जो जोड़ा होता है ना, उसकी एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, यानी एक्स्ट्रा आ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो लिख लेना इसमें इसमें 21वें जोड़े में, इसमें 21वें जोड़े में क्रोमोसोम्स की एक अतिरिक्त प्रति क्या होती है? फोटोस्टेट, कॉपी, अतिरिक्त प्रति आ जाती है, आ जाती है। तो फिर क्या हो गया? एक अतिरिक्त आ जाएगी तो कितने बन जाएंगे टोटल? तो लिख लो बच्चे में 23 तो कहां से आएंगे? माता से। और 24 कहां से हो जाएंगे फिर? पिता से। तो कितने हो गए? 47 गुणसूत्र होते हैं। अब देखो होना तो क्या चाहिए? एक एक्स्ट्रा आई है, तो बालक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला होना चाहिए, क्योंकि एक गेयर एक्स्ट्रा लग गया गाड़ी में।
लोगों में 46 है, इसमें कितने हैं? तेज बुद्धि का होना चाहिए, परंतु होता उल्टा है। लिख लेना, ये बालक मंद बुद्धि के होते हैं। होना तो ये क्या चाहिए था, हिसाब से देखें तो एक चीज एक्स्ट्रा ही है इसके पास है। ये बालक सामान्यतः मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। देखिए आगे, नेक्स्ट 2 नंबर, टर्न सिंड्रोम। टर्न सिंड्रोम, विद्वान जिसने इसको खोज की, टर्न नाम था उनका, टर्नर जिसे लिखा गया है टर्नर। तो इसमें लिखेंगे, इसमें 46 गुणसूत्र के स्थान पर कितने होंगे? 45 गुणसूत्र होंगे। और किसका कम होगा? अब ध्यान रखना, किसका कम होगा? महिला का। तो लिखो, इसमें महिला, इसमें महिला, इसमें महिला में X गुणसूत्र, महिला में X गुणसूत्र की संख्या कम होती है। उधर से डबल जोड़ा आना था ना एक्स एक्स का, किधर से? महिला से। वहां से सिर्फ क्या आया? सिंगल आ गया। तो ये लिखेंगे, इसमें लिखेगा, इसमें 44 तो होते ही होते हैं। इसमें 22×44 तो सबके सेम ही है, दोनों जोड़े सेक्स क्रोमोसोम्स वाले, तो 44 तो वो हो ही गए। एक्स पुरुष से आया या महिला से, परंतु यहां क्या आया है? 0 ट्रांसफर हुआ है। तो ये लिख लेना, 44 प्लस एक्स 0 बराबर है 45 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। बता ही दिया मैंने, विद्वान कौन थे सर्च करने वाले? ये नाम इनके आगे हेनरी वगैरह, वो आपको ये तो जरूरी मिलेगा फिर है, क्योंकि इसी के नाम पे है तो फिर इसके नाम से मिलेगा। ठीक है, हम विवेकानंद नाम लेते हैं, स्वामी जी नाम कभी नहीं लेते। गांधी जी को महात्मा कब बोलते हैं? सीधा गांधी जी बोलते हैं। तो फिर ये तो जरूर आएगा, तो टर्नर याद रखना है। तो लिखो, इसकी क्या विशेषता होती है? लिखो, इसमें महिला होने के बावजूद, इसमें महिला होने के बावजूद, होने के बावजूद पुरुषों जैसे गुण पाए जाते हैं, पुरुषों जैसे गुण पाए जाते हैं। सही बात है क्या? है क्या अपने में कोई ऐसा? देखो, महिला होगी परंतु गुण कैसे होंगे? आपने देखा होगा कि एक लड़की ऐसी होती है, एक तो हष्ट पुष्ट होती है पूरी 6 फुट की, उसके ये मसल्स देखना आप, ठीक है, ये पूरे वहां से पता चलता है। दूसरा, उसके मुच्छें होंगी, दाढ़ी भी हो सकती है आ जाए। आपने कई दादी पुराने समय की देखी होगी, उनके दाढ़ी थे तो छोटो को दाढ़ी है तो आगे भी, मुच्छा भी है, पर है तो ब्यूटी पार्लर आगे जपाई है। तो ऐसे गुण आपको दिखाई देंगे, शरीर में आपको दिखाई देंगे। शरीर उनका पुरुषों जैसा ही होगा, उनकी चाल पुरुषों जैसी होंगी, उनके बाल जो हैं वो पुरुषों जैसे ही होंगे, है ना। सबसे ज्यादा अगर बात करें, पैरों के जो अंगूठे होते हैं ना, उनपे जैसे पुरुषों के बाल होते हैं वैसे उनके भी होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? टर्न सिंड्रोम की है। तीसरा लिखे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? देखो,
इसमें पुरुष जो होता है ना, उसमें एक्स की क्या होती है, अधिकता होती है। एक्स की क्या होती है, अधिकता होती है। अभी बता के गया था ना। तो वो होगा तो पुरुष, पर एक्टिविटीज किसकी जैसी करेगा, महिलाओं जैसी। वैसे ही शर्माएगा, वैसे ही चलेगा, ठीक है, वैसी बातें करेगा। इन्हें महिलाओं में रहना ज्यादा पसंद आता है। ये प्रत्येक गांव में एक दो तो आपको मिले ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, जब पुरुष में एक्स गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है, गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है, इसमें 44 तो आने ही आने हैं, कन्फर्म ही है, ऑटोजोम सही है। प्लस हम कई बार बोलते हैं ना XX Y है, आप नहीं बोलते क्या? कई लड़कों को हम देखते हैं वो लड़कियों जैसे चलते हैं। मैं नहीं कहता, पुराने अगर व्यक्तित्व की बात करें या ग्रंथों की बात करें, जहां ये लिखा गया है कि पुरुष का व्यक्तित्व महिलाओं से बहुत अलग होता है। उनका चाल, बोलने का लहजा, ये सब चीजें क्या है, महिलाओं से अलग है। परंतु कई बार आपने देखा होगा, कई पुरुष होते हैं वो महिलाओं जैसे चलते हैं, लचक लचक के चलते हैं। कमर अगर किसी पुरुष की हिल रही है चलते समय, तो सोच लीजिएगा XX Y है। कई लड़के खुद कमर हिलाते हैं, वो शौकीन होते हैं ऐसे। देख लेना, आप चल लेंगे ना, नॉर्मल चाल चले तो नहीं हिलती, परंतु किसी को देख लेते हैं कि उधर से लड़कियां आ रही है, तो फिर ऐसे 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 करते हैं। तो सोच लीजिएगा ये गुण उसमें हावी हो रहा है, उसके अंदर है ये ज्यादातर महिलाओं में रहना पसंद करते हैं। उनके साथ बातें करते हैं, घर के अंदर घुस जाएंगे, अपने पास नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो 2-1 मिनट, भाभी जी कहाँ है, मम्मी जी कहाँ है, दादी जी कहाँ है। तो ऐसे जो व्यक्तित्व के धनी हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो बेचारे, उनकी कमी नहीं है, वो क्या है, एक सिंड्रोम अतिरिक्त आ गया है उनमें। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें 44 प्लस XX Y बराबर कितने हो गए, 45, 46, 47 गुण सूत्र होते हैं। होते हैं इसमें पुरुष होने के बावजूद, इसमें पुरुष होने के बावजूद, होने के बावजूद महिलाओं जैसे, पुरुष होने के बावजूद महिलाओं जैसे गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और ये प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में मिल जाएंगे आपको, एक दो एक दो एक दो, होता है ना ऐसा। तो नीचे लिख लेना ये इंपॉर्टेंट करके, ये अपरजाई होते हैं, अपरजाई होते हैं। अपरजाई का मतलब ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, यानी बच्चा उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, तो अपरजाई होते हैं ये। हाँ तो वही तो है, क्यों नाम लगवा रहा है मेरे से, समझ इतना ही नहीं समझते, फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हो, तो वही है ये। ठीक है, आगे समझ में, चलिए, क्योंकि आजकल भैया केस बहुत होते हैं। कौन से? हाँ, सिंड्रोम जहाँ चेंज हो रहा है वहां, वहां नीचे लिखवा दूंगा, ए पर होते हैं, समझ जाना, वो वही है, थर्ड में ही है वो। ठीक है, तो लिखें एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, या इसे हम बोल देंगे ट्राइसोमी 18, और ये आपके रीट में पूछा गया था, ट्राइसोमी 18। इसमें लिखें, इसमें इसमें 18वें, इसमें 18वें जोड़े में गुणसूत्र की
गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति, एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। तो कितने हो गए फिर, इसमें एक अतिरिक्त आ जाएगी तो 43 हो गए। ट्राइसोमी 21 में भी कितने थे, 43 थे। ट्राइसोमी 18 में भी कितने हैं। और जब एक अधिक होता है तो बच्चा मंद बुद्धि होता है तीव्र बुद्धि का, तो लिख लो ये सामान्यता है मंद बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं। फिर आता है आपका पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13। तो दिख रहा है कौन से गुणसूत्र की प्रतिलिपि एक अतिरिक्त होगी, 13वें की। तो लिखना चाहो लिख लो, 13वें जोड़े में गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होगी और बालक क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। छठा हेल्प सिंड्रोम, जी क्या हो गया, अच्छा पटाऊ सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13, तो सेम ही लिखना है, यहां ये लिख लो 18 की जगह क्या लगा दो, 13वें जोड़े में गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ये बोला था। अब लिखें हेल्प सिंड्रोम, गर्भ अवस्था के दौरान है, गर्भावस्था के दौरान है यकृत किसे बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं क्या, हम पता नहीं है। गर्भावस्था के दौरान यकृत में होने वाली बीमारी, होने वाली बीमारी, तो ये मुख्य मुख्य सिंड्रोम है जिनको आप याद कर लेना। बाकी ये दो तो ऐसे ही हैं, नहीं आएंगे ये, क्योंकि सीधा उत्तर दिख रहा है 13वां और 18वां, तो पीछे वाले जो करवाए हैं वो आपके ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियम। सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है, जहां घबराने की आवश्यकता नहीं थी, उत्तर वही होता है उसका। पहला सिद्धांत आता है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। किसकी, बीज कोष की निरंतर, लिखना नहीं है समझना है इसको पहले। सिद्धांत का नाम है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है। और क्या पूछा जाता है, इसके प्रतिपादक कौन है ये बता दो, बस इतना ही पूछता है। तो यहां बीज दे रखा है तो फिर इसका नाम भी आगे क्या है, बस इतना ही पूछता है। अब ये क्या कहता है कि जो हमारे जीन जो है, हमारा शरीर है, इसके अंदर क्या है, जीन है, वो कभी भी समाप्त है, वो क्या करते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे से आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, हमें एक प्रतिज्ञा बुलाई जाती थी स्कूल में, याद है क्या, हाँ, हम भारत के लोग हैं, समस्त भारतीय आपके हो सकते हैं, मेरे नहीं है, ठीक है, एक को छोड़कर, उम्मीद तो है ही। तो ध्यान रखिएगा, वो इसी वजह से, क्योंकि अगर चेक किया जाए बॉडी को, डीएनए वगैरह, तो हम किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तो निकलेंगे, बहन भाई तो कन्फर्म ये निकलेंगे। क्योंकि हमारे जीन क्या है, सृष्टि पर सबसे पहले कोई इंसान आया, उसने ही आगे दुनिया बढ़ाई होगी, तो उसके जीन आज भी हमारी क्या है शरीर में, तो फिर अपन उस रिश्ते से तो सारे बहन भाई हो गए अपने आप ही। तो वो प्रतिज्ञा सही थी वैसे तो, परंतु यहाँ देखें, ये कहते हैं कि बीज कोष जो होते हैं हमारे शरीर में कभी भी समाप्त नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, और ऐसा होता है, हकीकत है। मैंने बताया था कि जैसे आप
काले रंग के हो, दोनों ही काले रंग के हो जीव, परंतु आपके संतान गोरी हो जाती है और आप फिर शक करने लग जाते हो, नहीं करना है। आप पूर्व में नजर दौड़ाइए, हो सकता है आपकी माता गोरे रंग की हो, आपके पिता हो, आपके दादा हो, आपकी दादी हो, आपके नाना हो, आपकी, उनमें से एक कन्फर्म आपको क्या मिलेगा, गोरे वर्ण का मिलेगा। तो फिर कहाँ है, क्योंकि जीन अपना असर है दिखाते हैं। गाल्टन तो यहां तक कहते हैं कि माता पिता से बालक जो जीन ग्रहण करता है वो 50% ही ग्रहण करता है। ये चांस है कि 50% बालक अपने माता पिता जैसा ही होता है, 25% अपने दादा दादी जैसा होगा और 25% अपने नाना नानी जैसा। तो सबका समूह होता है ना। ये किसने कहा है, गाल्टन ने कहा है। ये बात अपने इसके अंदर लिखेंगे आगे सिद्धांतों में। पहला ये है बीज मेन। तो यह समझ में आ गई कि बीज कभी भी समाप्त है नहीं होता। आप मर जाओगे तो भी आपका बीज समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। तो इसमें लिखेंगे इसे 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 जनित्र द्रव्य, अब ध्यान रखना हिंदी में क्या नाम लेते हैं इसका, क्या नाम है, जनित्र द्रव्य की निरंतरता के नाम से भी जाना जाता है, की निरंतरता के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार बीज कोष कभी समाप्त नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। ओके, पहला सिद्धांत था ये। दूसरा, भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा भिन्नता, सिद्धांत देने वाले विद्वान है गाल्टन। कौन है, गाल्टन। भिन्नता तो अभी बात बता के गया था, कौन सी, हो सकता है आपकी संतान आपसे क्या हो, भिन्न हो। क्या कह रहा है, भिन्न हो। तो लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार संतान का अपने माता पिता, संतान का अपने माता पिता, अपने माता पिता माता पिता से भिन्न गुणों के साथ उत्पन्न होना। तो आप ये इसे कहीं भी ले सकते हो इस सिद्धांत को। कैसे, जैसे आप दोनों का स्वभाव बड़ा नर्म है, आपकी संतान बड़े गर्मजोश की हुई, आप दोनों ही क्या हैं, लड़ाई खो रहे हैं, माता पिता दोनों ही लड़ाई करते हैं, खूब क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, तो संतान क्या आ जाए, नर्म स्वभाव की आ जाए। तो फिर क्या है, भिन्नता का नियम हुआ कि नहीं। तो ये कह रहा है ये, आप तीव्र बुद्धि के बालक हैं, आपके माता पिता बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं स्कूल टाइम में, टॉपर रहे हमेशा, और आपकी संतान मंदबुद्धि हो जाए। ये किसका नियम है, भिन्नता का नियम। क्या है, भिन्नता का नियम। विपरीत गुणों को साथ लेके आ रहा है, देखो भिन्नता का नियम। अब लिखे समानता का नियम, सेम ही आदमी है सिद्धांत देने वाला। तो समानता का नियम किसने दिया है, गाल्टन ने दिया है।
समानता का नियम। तो लिख लें, इस सिद्धांत के अनुसार संतान का अपने माता पिता जैसे ही गुण संतान का अपने माता पिता जैसे ही गुण पाए जाते हैं, एक तो पहला इंपॉर्टेंट कर लिया ना, एक अभी लिखवा रहा हूं 4 नंबर, ये जरूर इंपॉर्टेंट कीजिएगा। प्रत्यागमन, एक देखो ये शब्द बार बार आएगा, प्रत्यागमन जीन प्याजे में भी आएगा, आता है ना, तो यहां भी आता है, तो ये आप जरूर याद करेंगे, प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसको समझेंगे पहले। सोरेनसन जो महोदय हैं वो क्या कहते हैं प्रत्यागमन के बारे में, वो ये कहते हैं कि प्रत्यागमन का अर्थ है प्रत्येक चीज क्या हो जाएगी, आपसे अलग हो जाएगी। आप तीव्र बुद्धि के थे, आपकी संतान मंद बुद्धि की, आप गोरे वर्ण के थे, संतान काले वर्ण की, आप काले वर्ण के थे, संतान गोरे वर्ण की, आपकी हाइट लंबी थी, संतान नाट्य कद की, आप नाट्य कद के थे, संतान उच्च कद की। तो यहाँ पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, हिल गया। तो यहाँ क्या है, प्रत्यागमन का नियम। सोरेनसन के अनुसार लिखें, तीव्र बुद्धि के माता पिता के मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि के माता पिता के मंद बुद्धि संतान का जन्म लेना, अर्थात माता पिता के गुणों के विपरीत गुणों का पाया जाना, माता पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत गुणों का पाया जाना। IMP कर लेना ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिखें, फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत। फ्रांसिस लिखूं क्या, पीछे भी हम गाल्टन के सिद्धांत पढ़ के आए हैं, गाल्टन का सिद्धांत। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इस तरह से आया पेपर में कि सूजनन शास्त्र के ज्ञाता कौन है, किसके, हकीकत है, हम झूठ नहीं बोल रहे, विद्या है हमारे हाथ में, सूजनन शास्त्र के ज्ञाता, ये ऐसा आया। उस समय ये किसी भी किताब में नहीं था, कितना बड़ा राइटर था उस समय नहीं था, जब पेपर में आया तो उसके बाद फिर किताबों में आया। परंतु हम कहते हैं कि जब हमने MA की इससे, उस समय हमने ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा था, और उस समय ही हमने अपने नोट्स में और अपनी पुस्तक में ऐड कर दिया था। और सबसे पहले जब इस प्रश्न का उत्तर हमारी बुक से मिला तो बच्चों का भरोसा हुआ कि गुरुजी ने कोई चीज नहीं छोड़ी है, ये आया था प्रश्न, और किसी भी बुक में नहीं था, गूगल ने भी हाथ खड़े किए थे, परंतु हमारी बुक से था, और हमारी बहुत अच्छी तरह से लोगों ने कहा कि हाँ यार प्रश्न तो आते हैं इसकी बुक। सूजनन शास्त्र का ज्ञाता कौन है, यानी आनुवांशिकता पर, सूजनन होता है आनुवांशिकता, और आनुवांशिकता पे सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था, इसीलिए इनको सूजनन शास्त्र का क्या कहते हैं, ज्ञाता। और यहां से प्रश्न, क्योंकि प्रश्न कहां से आते हैं, जहां से आपने MA की, जहां से आपने BEd की, जो सिलेबस की बुकें होती हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक है, या जम्मू यूनिवर्सिटी की बुक है, या जयपुर यूनिवर्सिटी की बुक है, इन्हीं से तो आएगा। और अपन जो मैटर पढ़ाते हैं वो वहीं से पढ़ाते हैं। मैं कोई ऑथेंटिक बुक है इतनी इतनी बड़ी ला के उनसे नहीं,
अरे तुम लोगों को सिर्फ पेपर पास करवाना है, मुझे ज्ञानी थोड़ी बनाना है। ज्ञानी तो तुम बहुत हो, तुम्हें बहुत ज्ञान है, मुझे पता है, मेरे से ज्यादा ज्ञान है तुम लोगों को, पर मुझे तो आपका पेपर क्लियर है करवाना है। इसलिए सिर्फ वही फैक्ट पढ़ें जो आपके काम के हैं। तो इसमें लिखे हैं इन्हें आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकता का अध्ययन करने के कारण सूजनन शास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। इनके अनुसार सांख्यिकी या जीव गणना सिद्धांत के अनुसार बालक में 50% गुण कहां से आएंगे? माता पिता से। 25% गुण दादा दादी से और 25% गुण नाना नानी से आते हैं। याद रह जाएगा इतना तो, कहीं दिक्कत है? मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन में कोई विशेष बात है क्या? कहीं दिख रही हो? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी बताओ, क्या इस लाइन में आपको कोई विशेष बात दिख रही है? ये तो सिद्धांत है, जीव गणना सिद्धांत है। सांख्यिकी गणना सिद्धांत के दो, तो सांख्यिकी जीव गणना सिद्धांत। नहीं दिख रहा? अरे तुम्हें भी नहीं दिख रहा नारी शक्ति को? कभी भी देख लेना, कोई भी रिश्ता हो उसमें पुरुष पहले आता है। दादा, नाना, चाचा, मामा, परंतु माँ बाप का नाम में सबसे पहले क्या आती है ना फर्क? तो माँ बड़ी होती है, सबसे बड़ी क्या है? माँ है। पिताजी तो बाद में है। तुम क्या हो ऐसे हंस रहे हो? तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। चलिए लिखिए, नेक्स्ट है अपना 6 नंबर। ये एक फैक्ट है अपने हिंदी का। छठा है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत कह दो, नियम कह दो, किसका है? ये तो साइंस का है, बता दो। लेमार्क का है। किसका है? क्या है ये? कहता है प्राणी अपने जीवन में जिस प्रकार की क्रियाओं को अर्जित करता है, वो क्रियाएं भविष्य में जाकर उसकी संतान में दिखाई देती है। ये बात कही है इसने, इसके साइंस के हिसाब से। कैसे? जैसे आप पढ़ रहे हो, तो भविष्य में आपके बच्चे भी क्या होंगे? पढ़ेंगे। अर्जित तो ये होता है। अर्जित क्या होता है? कमाना। कैसे इन्होंने सिद्ध किया? कैसे बता दो? जिराफ। चलो आपको जिराफ वाला उदाहरण याद है। जिराफ पहले क्या ऐसा ही था? नहीं था। कैसी आकृति थी? घोड़े जैसी आकृति थी। किसकी? घोड़े जैसी आकृति। प्रकृति के अंदर उथल पुथल हुई तो खाने के लिए चीजें समाप्त हो गई। अब जिराफ ने क्या किया? गर्दन को ऊंचा करके खाने लगा। तो थोड़े दिनों में सारी प्रकृति के जो छोटे छोटे पौधे उनको खा गया। फिर उन्हें आगे वाले पैर उठाकर और गर्दन को ऊंचा किया, तो गर्दन में क्या आया? खिंचाव आया। आया ना?
और धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी। जब उसने इस अर्जित गुण को मादा जिराफ में क्या कर दिया, ट्रांसफर किया, और जब उनकी संतान पैदा हुई तो फिर कैसी हुई, लंबी गर्दन वाली हुई। कैसी हुई, जैसे सांप के पहले पैर हुआ करते थे, सांप के पहले पैर हुआ करते थे, परंतु पैर गायब क्यों हो गए, क्योंकि उसने अर्जित किया क्या, वो पैरों का प्रयोग ही नहीं करता था। वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है, धीरे धीरे करके उसके क्या हो गए, पैर गायब हो गए, लुप्त हो गए। जैसे पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, आज भी आपके सामने कई बार अखबार भी हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि फलाना गांव में एक बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसके पूंछ है। क्यों है भाई, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे, और वो बंदरों वाले गुण किस में आ रहे हैं, जीन, और जीन आगे से आगे क्या होता है, ट्रांसफर। देखा है क्या ऐसा होता हुआ, सुना होगा, ऐसे नहीं देखा। आपके आज भी पूंछ वाली जगह है, चेक कर लेना तुम, जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त हो रही है वहां देखना ऐसा एक जगह है, क्योंकि हमने पूंछ का प्रयोग करना क्या कर दिया, कम कर दिया, धीरे धीरे पूंछ क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और जब संतान उत्पन्न हुई आगे तो बिना पूंछ वाली हुई। सही बात है, अगर आज पूंछ होती तो सबसे ज्यादा यूज कौन करता पूंछ का, महिलाएं करती। क्यों, इनके पास बैग होता है, वो यहाँ लगाने वाला का, तो वो पूंछ के ऊपर ऐसे लटका रहता, यहाँ पीछे वाली से कोई सामान मांगना होता सीधा पूंछ से देना है, पीछे से सब काम पूंछ से होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका प्रयोग क्या हुआ, कम हुआ, और वो चीजें क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो वही तो है अर्जित गुणों के संक्रमण का। ओके, लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार माता पिता, इस नियम के अनुसार माता पिता जो गुण वातावरण से, जो गुण वातावरण से अर्जित करते हैं, अर्जित करते हैं, वातावरण से अर्जित करते हैं, वही गुण संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। वही गुण संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेना कैसे। कई बार आपने वैसे देखा होगा, एक बाप है, उसकी 6 उंगलियां, तो उसकी संतान 6 उंगलियों वाली पैदा होती है, देखिए क्या, या माता है तो माता 6 उंगली माता के, तो संतान के भी कितनी होगी, 6 होगी। होता है ना ऐसा, माता पिता की हाइट छोटी है, परंतु माँ ने बड़ी प्रैक्टिस की, माँ की हाइट छोटी थी, माँ ने बढ़ने के लिए बड़ी प्रैक्टिस की। ठीक है, कैसे की, तो हाइट बढ़ सकती है, हाइट में फर्क पड़ जाता है, बांस का मुरब्बा आता है वो खाने से फर्क पड़ता है। तो उसने प्रैक्टिस की तो संतान आगे क्या आएगी, लंबी हाइट वाली पैदा हो जाएगी। तो ये अर्जित गुण है। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जिराफ की गर्दन का, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, मनुष्य की पूंछ का गायब होना, मनुष्य की पूंछ का गायब होना, कोई सीट की आवश्यकता नहीं होती अगर पूंछ होती तो, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, फिर बहुत है इतना, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।